से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और दूसरा खुशखबरी यह है कि टीआरई 5 के बारे में भी बातें चल रही है। टीआरई 5 के बारे में भी बातें चल रही है। अगर आप तैयार नहीं हुए हैं तो तैयार हो जाइए, टीआरई 5 के लिए भी बातें चल रही है। प्यारे बच्चों, टीआरई 5 भी होवे करेगा। बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं बिहार एग्जाम को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं बिहार एग्जाम 2024 में जो 6 महीने बचे हैं ना, उसमें सब धुआं धुआं हो जाएगा। और विधानसभा चुनाव से पहले एक भी एग्जाम बचेगा नहीं। सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, सारे के ज्वाइनिंग्स हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार रहिए। आ जाइए पहले प्रश्न की ओर। एकदम छुच्छा मलाई में आपका स्वागत करते हैं। आप कहिएगा ये क्वेश्चन क्यों दिए हैं, कैसे पूछता है। मेरे दोस्त, मेरा कोई भी क्वेश्चन देने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। क्यों दिए हैं? धातुओं के पतले तार खींचे जाने का गुण को क्या कहते हैं? मेरे दोस्त, तन्यता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा क्यों दिए, ही तो हम बना लेते। तन्यता, तार खींचना, अधात्वरणीयता, चादर बनाना। और दोनों जो है, सोना का सबसे ज्यादा महा भी आए, चांदी का उससे कम, कॉपर का उससे कम, अल्युमिनियम का उससे कम, और आयरन का सबसे कम, उससे कम। फनिकता मतलब होता है ये धातु का गुण है। टन टन जो मारता है ना, दो धातु को टकराओगे तो टन टन जो मारता है, ये धातु का गुण है। फनिकता जो है ये धातु का गुण है। चालकता, चालकता सबसे ज्यादा होता है सोना का, उससे कम होता है चांदी का, उससे कम होता है कॉपर का, उससे कम होता है अल्युमिनियम का। लेकिन जो तुमको पूछेगा, अगर ये दोनों में उत्तर रहेगा तो चांदी उत्तर मारिएगा। सबसे अधिक चालकता में चांदी मारिएगा। आप कहिएगा काहे गुरुजी, कहिएगा काहे गुरुजी, चांदी काहे मारेंगे? इसलिए मारिएगा क्योंकि सोने के तार का प्रयोग नहीं करते हैं और चांदी के तार का प्रयोग किया जाता है। और कहां किया जाता है वो देख लो, रिले परिपथ में, अर्थात सेंसर में हम लोग चांदी के तार का प्रयोग करते हैं। और कॉपर के तार का प्रयोग तड़ित चालक में करते हैं, या अर्थिंग में करते हैं, या अर्थिंग में करते हैं, या घर के वायरिंग में करते हैं। एल्युमिनियम लंबी दूरी तक, लंबी दूरी तक धारा भेजने में, लंबी दूरी तक धारा भेजने में, लंबी दूरी तक धारा भेजने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल्दी ली, यहां से पूछवे करेगा। बढ़िया देख लो। चालकता, सोना नहीं मारना, चांदी मारना। चांदी नहीं रहेगा, कॉपर, अल्युमिनियम। कॉपर तड़ित में, अर्थिंग में, घर में। अल्युमिनियम लंबी दूरी तक। मकई के खेत से क्लास कर रहे हैं, वेरी गुड। अभी मकई का कटैया हो रहा है, इसलिए कुछ बच्चे मकई के खेत में हैं। अल्युमिनियम का जो रोड पर देखते हो बड़ा बड़ा तार जो हम लोग भेजते हैं, बड़ा बड़ा पोल पर जो तार रहता है रोड पर, वो सब क्या है? लंबी दूरी की तक धारा भेजने के लिए अल्युमिनियम। घर में वायरिंग के लिए तड़ित चालक। एक चीज और ध्यान रखना, घर में टीआरई का क्वेश्चन है 2.0 का। घर में समानांतर क्रम में धारा, घर में समानांतर में, घर में अगर हम बात करें समानांतर में, घर में समानांतर में वायरिंग होता है। घर में जो वायरिंग होता है, समानांतर में वायरिंग होता है। अब चला जी, इतना में से एगो क्वेश्चन अगर तुम्हारे सेट में नहीं रहा तो जे तुम कह दो, ये क्वेश्चन यहां से रहबे करेगा जो हम लिखे। फिर से समझ लो, तार और चादर, तार बनाना तन्यता, चादर बनाना अधात्वरणीयता। घर में समानांतर क्रम में सोना, चांदी, कॉपर, अल्युमिनियम और आयरन। यहां देख लो, चांदी का उपयोग रिले परिपथ में इन्हें पूछेगा, कॉपर तड़ित चालक, अर्थिंग में, घर में, अल्युमिनियम लंबी दूरी तक धारा को भेजने के लिए। ध्वनिकता, टन टन, दो धातु को मिला दो, टन टन बोलेगा, इसको हम ध्वनिकता कहते हैं। इससे बाहर चला, ये क्वेश्चन यहां से नहीं रहे। देखो टीआरई में, टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये कि घर में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, शुद्ध एनसीईआरटी एकदम च्वाक च्वाक क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं। खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम में आता है। एल्युमिनियम में कौन सा गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? उच्च उष्मीय चालकता, उच्च विद्युतीय चालकता। विद्युतीय चालकता से खाना बनाने को क्या मतलब है? तन्यता से खाना बनाने को क्या मतलब है? उच्च गलनांक। क्या होगा आंसर? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? उच्च गलनांक। जल्दी गलता नहीं है। देखो
अल्युमिनियम का जो गुण है, अल्युमिनियम का जो गुण है, किसका गुण है चला? अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम का नहीं, बर्तन का, बर्तन का या अल्युमिनियम का कहेगा तो कहेंगे उच्च ऊष्मीय चालकता, उच्च ऊष्मीय चालकता होगा तब ना धारा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह तेजी से होगा। उच्च ऊष्मीय चालकता, उच्च ऊष्मीय चालकता, बर्तन अल्युमिनियम का होता है, इसमें उच्च ऊष्मीय चालकता। उसके बाद उच्च निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये ध्यान रखिएगा, निम्न निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता, निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता। सबसे अधिक उच्च, सबसे उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता जल की होती है, महाभिवियाय। सबसे उच्च, सबसे उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की होती है, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, तो सबसे उच्च ऊष्माधारिता जल की होती है। कितनी? 4200 जूल, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन उच्च ऊष्मीय चालकता, निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च गलनांक, उच्च गलनांक, उच्च गलनांक। और दूसरा ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा था मुक्त अवस्था में और कौन कौन पाया जाता है? प्लेटिनम, आपका टीआरई का क्वेश्चन है, सोना, चांदी, ये सब भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है 3.0 का, मिला लीजिएगा, जल्दी से लिख लो। 1 और 2 रद्द हो जाएगा क्या सर? 1 का तो नहीं कह सकते, 2 की संभावना प्रबल है, 2 की संभावना प्रबल है। जल्दी बताओ। बर्तन की अगर हम बात करें, उच्च ऊष्मीय चालकता, निम्न उष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता, उच्च गलनांक, मुक्त अवस्था में प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का ही क्वेश्चन है। सबसे उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता तो होती है तो हाइड्रोजन गैस की, लेकिन आपको नहीं पूछेगा, जल पूछेगा, जल पूछेगा। आंसर, आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? एक तो उच्च ऊष्मीय चालकता हो जाएगा, तो जिससे ऊष्मा का प्रवाह करेगा। विद्युत चालकता का कोई मतलब नहीं है, तन्यता का कोई मतलब नहीं, उच्च गलनांक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 और 4। किधर गया? 1 और 4, 1 और 4 इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा वीडियो का? पीडीएफ सामने जो टेलीग्राम का लिंक है उसमें मिलेगा, पीडीएफ सामने जो टेलीग्राम का लिंक है उसी में मिलेगा पीडीएफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हम चला जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और लगभग सारी चीजें हम आपको बता देंगे। बताइए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है? जल्दी बता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, कौन सी धातु? जल्दी बता, कौन नहीं करता है? व्हाट इज द आंसर? देखो चला, सोडियम एकदम जल से अभिक्रिया करता है, इसको किरोसिन में सुरक्षित है, ये किरोसिन में सुरक्षित है, किरोसिन में सुरक्षित है, किरोसिन में सुरक्षित है। कैल्शियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम, ये ध्यान रखना, तीव्रतम, तीव्रतम अभिक्रिया H2SO4 चूना, ये तीव्रतम अभिक्रियाशील, ये तीव्रतम, तीव्रतम अभिक्रियाशील, तीव्रतम अभिक्रियाशील है। ये दोनों जो है तीव्रतम अभिक्रियाशील है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और H2SO4 ये निर्जलीकरण करता है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब जल को समाप्त कर देता है। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैल्शियम की बात करें, हड्डी का मुख्य अवयव जो है कैल्शियम है, हड्डी का मुख्य अवयव कैल्शियम है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है, MgO दे देता है और साथ में ऊष्मा और प्रकाश दे देता है। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, 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 सवाल है। देख लो सब अलग अलग है। H2SO4 और चूना तीव्रतम अभिक्रियाशील होता है। कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं इसलिए पूछ देता है। कैल्शियम क्लोराइड
और H2SO4 निर्जलीकरण में प्रयोग किया जाता है। Mg और O2, MgO से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। कैल्शियम हड्डी के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम केरोसिन में सुरक्षित है। और आयरन ऑक्सीजन से की उपस्थिति में जल की उपस्थिति ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जल की उपस्थिति में, दे देता है Fe3O4। इसी को हम लोग कहते हैं जंग लगने से भार पहले बढ़ता है और बाद में घट जाता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नॉर्मल आप पढ़िएगा ना, तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा मूंग का पटवन कर रहे हैं। वेरी गुड, दीपक कुमार जी कहते हैं एनसीईआरटी में जब आप पढ़िएगा तो आपको पूछेगा, नॉर्मल किताब में तो जंग लगने से भार बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कहेंगे पहले बढ़ जाता है फिर धीरे धीरे घट जाता है। सर 99 रुपए में TR3 का कौन सा कोर्स है ऐप पर? अच्छा चला जी, अभी उस पर हम बात कर लेंगे अलग से। Mg जब O2 से अभिक्रिया करेगा MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। कैल्शियम हड्डी सोडियम केरोसिन में सुरक्षित रहता है, फास्फोरस पानी में। अब लड़का बच्चा कहेगा, देख लो ये तीनों तो एकदम अभिक्रियाशील होता है जल से, ठंडे और गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, वो है लोहा। बहुत अधिक समय के बाद ये अभिक्रिया करता है लेकिन बहुत अधिक समय के बाद सुमन जी ये अभिक्रिया करता है। आंसर जल्दी से बता दो। जंग लगने पर पहले भार बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घट जाता है। आंसर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब फास्फोरस को कहां रखते हैं डुबाकर? चला, फास्फोरस को कहां रखते हैं डुबाकर? जल्दी बता, फास्फोरस को कहां रखते हैं डुबाकर? तब पानी में रखते हैं। फास्फोरस को कहां रखते हैं डुबाकर? पानी में रखते हैं। फास्फोरस को कहां रखते हैं? पानी में। सोडियम को कहां रखते हैं? केरोसिन में। आयरन ऑक्सीजन से विक्रिया करता है, Fe3O4 जंग है ये। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से विक्रिया करता है, MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। कैल्शियम क्लोराइड H2SO4 ये निर्जलीकरण करता है। H2SO4 और चूना तीव्रतम अभिक्रियाशील होता है। आंसर हो ला 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 हे। अब चला देख लो अगला प्रश्न, एनसीईआरटी है, थोड़ा सा लेंदी मिलेगा, लेकिन चला हम जो लिखा रहे हैं ना उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि खाली पीडीएफ ले लीजिएगा वही क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तब गड़बड़ा जाएगा। क्या कहते हैं, देखो क्या होता है जब कैल्शियम का जल के साथ अभिक्रिया किया जाता है। यह जल से क्रिया नहीं करता, यह जल से प्रचंड क्रिया करता है, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है। देखो चला, कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करता है ना, कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करता है ये दे देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं चला बुझा चूना। इसको हम लोग कहते हैं बुझा चूना। और ये चला प्रचंड अभिक्रिया नहीं है, ये कम प्रचंड अभिक्रिया है। प्रचंड का मतलब तो ज्वालामुखी हो गया। ये तीव्र अभिक्रिया करता है। कैल्शियम चूना जल से तीव्र अभिक्रिया करता है लेकिन प्रचंड नहीं करता है, प्रचंड अभिक्रिया नहीं करता। जल से प्रचंड अभिक्रिया, प्रचंड का मतलब बहुत भयानक हो जाएगा। कम प्रचंड अभिक्रिया करता है। 3 नंबर आंसर इसका बताओ क्या होगा? आप बने हुए से हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलता है और यहां से CaOH Hal2 प्लस हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलता है। 3 और 4 इज द राइट आंसर। D for डॉग इज द राइट आंसर। देख लो, जल से ही प्रचंड अभिक्रिया करता है। हम अभी थोड़ा लिखा है तीव्रतम अभिक्रिया करता है, लेकिन उतना भी तीव्र नहीं करता है, उतना भी तीव्र नहीं करता है। कैल्शियम जल से विक्रिया करके CaOH Hal2 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, कम प्रचंड करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। टेस्ट भी चला आपका बन रहा है, फालतू का टेस्ट हम आपको नहीं देंगे इसलिए टाइम ले रहे हैं। टेस्ट बहुत जल्दी TRE3 के लिए 20 टेस्ट होगा और हम आपसे आज राय भी कर लेंगे कि भैया क्या आपको चाहिए। बहुत जल्द हम आपकी सेवा में एकदम, आज तक TRE के लिए इससे कम फीस में कोई बैच नहीं दिया होगा, उतना में हम आपको ये बैच उपलब्ध करवा देंगे। अगला प्रश्न, एकदम हम क्या क्या करने वाले हैं चला वो भी हम आपको अभी बता देंगे कि क्या क्या हम आपके लिए करने वाले हैं। आप कहिएगा पैसा लीजिएगा, जी हाँ हम पैसा लेंगे, और क्या पैसा लेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं, लास्ट में बता देंगे। चला अभी तो आप सोच रहे होंगे लूटेगा हमको, है ही करेगा हाउ करेगा, आपके मन में चल रहा होगा, लेकिन जो हम बताएंगे तो आपको आपका दिल खुश हो जाएगा और तब आप ये बात नहीं सोचिएगा। हम आते हैं उस पर, आएंगे तो बात करेंगे। कहते धातुएं सामान्यतः अम्ल से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है। धातुएं अम्ल से क्रिया करके, बहुत बढ़िया बात है, धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? कहता है अम्ल से क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा ना,
क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा तब ये दे देगा लवण प्लस जल, लवण प्लस जल दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? बोलो कौन? कौन जो है निम्न में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? H2SO4 KHCl KHNO3 कौन नहीं देगा? कौन नहीं देगा बताओ? HNO3 नहीं देगा। HNO3 जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन नहीं देगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन नहीं देगा? HNO3, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का ही सवाल है। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र का मतलब होता है मोटा, तनु का मतलब होता है पतला। सांद्र HCl का 1:3, जकरा में 3 रहेगा वो 1, जकरा में 1 रहेगा वो 3। इस मिश्रण को इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल आज हम टिक कर रहे थे, सोचा इसमें बता देंगे इसलिए टिक नहीं किए। इसको कहते हैं चला एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। इसको हम लोग कहते हैं अम्लराज। एक्वारेजिया और अम्लराज, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता, गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। अब देखो H2SO4 सीसा संचायक सेल में इसका प्रयोग करते हैं। जो लेड एसिड बैटरी होता है, सीसा संचायक सेल में, सीसा संचायक सेल में हम लोग लेड H2SO4 का प्रयोग करते हैं। HCl उदर में, उदर में जो अम्ल स्रावित होता है वो है HCl उदर में। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। आंसर जल्दी बता। कहते हैं H2SO4 सीसा संचायक सेल में इसका प्रयोग करते हैं। HCl उदर में, सांद्र HNO3 सांद्र HCl 1:3 लेते हैं तो ये एक्वारेजिया बना देगा, अम्लराज बना देगा। गोल्ड और प्लेटिनम इसमें घुल जाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल। होय 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 होय, जल्दी बता। हो गया? हाँ जी आनंद कुमार जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप खाली क्वेश्चन नंबर दे दे के डिस्कशन चला लिखिए, लास्ट में 20 है। देखिए अगला हम टिकटिका क्या रहते, बच क्वेश्चन दे दिए हैं, देख लो चला, ये टिकटिका नहीं रहते, क्वेश्चन दे दिए हैं। हम आज देखें ये क्वेश्चन जब टिकटिका रहते थे। एक्वारेजिया किसका संयोजन है, देख लो, बताओ जल्दी। तनु HCl सांद्र HNO3, तनु तनु कि सांद्र सांद्र, तनु कि सांद्र सांद्र। HCl इसमें 1 है तो ये 3 भाग होगा, ये 3 है तो ये 1 भाग होगा। आंसर हो जाएगा C for cat इज द राइट आंसर। C for cat इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, देख लो। आयनिक यौगिक नहीं है, कह रहा है KCl। कौन होगा आंसर, जल्दी बता। कौन आयनिक यौगिक नहीं है? जल्दी बताओ, कौन आयनिक यौगिक नहीं है? A की B की C की D? KCl टूटता है K प्लस Cl माइनस में, NaCl टूटता है Na प्लस Cl माइनस में, HCl HCl और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली से लगी आग बुझाने में। क्या होगा अब आंसर बता। स्व आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक आयन में, जल्दी बताओ अब आंसर क्या हो जाएगा। 2 स्वसंयोजक यौगिक है, 3 भी। आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल, आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल। लेकिन सबका अपना अपना यूज है। NaCl ये कैसे बनता है, ये बनता है चला NaOH, NaOH जब HCl से अभिक्रिया करता है तो ये बना देता है NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बिजली से लगी आग बुझाता है, बिजली से लगी आग बुझाता, आग बिजली से लगी आग बुझाता है कौन, कार्बन टेट्रा। जो पूछेगा चला वही पढ़ो, हमको जो आता है वो हम नहीं पढ़ाते हैं, जो आपको पूछेगा मोस्ट प्रोबेबल है वही पढ़ाते हैं। CO2
ई भी चला आग बुझाता है, आग बुझाता, महा भी आए, CO2 आग बुझाता है। CO2 के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग होता है CO2 के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव इसी के कारण होता है। महा भी आए तो अरे बाप रे सर जो बोले थे वही पूछ दिया। हाँ, हम चला मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारा कवर कर रहे हैं। आंसर बताओ, NaCl कैसे बनता है? NaOH जब HCl से विक्रिया करेगा तो NaCl बनेगा। NaCl आयनिक यौगिक है। CCl4 बिजली से लगी आग बुझाता है। CO2 आग बुझाता है। CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार है। CO2 जो है चला हम A to Z क्वेश्चन लगभग पढ़ा देंगे ई पार से ऊपर। चिंटू कुमार जी A to Z सबके लिए जल्दी से बताओ। देख लो कई गो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन ही है 10। अगला 2 से 2,500 क्वेश्चन चला हम पढ़ा देंगे, खाली तुम लेकिन नोट डाउन करते जाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसकी पतली परत लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण की एक विधि है? जिंक। एक बात बताओ, गैल्वेनीकरण में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, गैल्वेनीकरण जब ये कहेगा, ये एकदम ध्यान से समझ लो, एक तोरा लगेगा ये मजाक चल रहा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ता है। आयरन पर जिंक का परत, आयरन पर जिंक का परत, इससे कौन बचता है? आयरन बचता है, ये ध्यान रखना। आयरन पर जिंक का परत, इससे बचता कौन है? आयरन बचता है। गैल्वेनीकरण मतलब होता है आयरन पर जिंक का परत, तो इससे बचता कौन है? आयरन बचता है। कौन बचता है? चला गैल्वेनीकरण, आयरन पर जिंक का परत, यही क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। तो कहेगा जब जिंक का परत चढ़ा देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, जंग नहीं लगता है, कौन बचता है? तो लोहा बचता है। कौन बचता है? चला लोहा बचता है। अब अगर हम इसकी बात करें मेरे दोस्त, तो वो एक होता है वल्कनीकरण, वल्कनीकरण, वल्कनीकरण होता है रबर में, वल्कनीकरण होता है रबर में सल्फर मिलाना, रबर में वल्कनीकरण, रबर में सल्फर मिलाना, रबर में सल्फर मिलाना, रबर में क्या मिलाना? सल्फर मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है। रबर में सल्फर मिलाना, वल्कनीकरण से रबर कठोर हो जाता है, रबर जो है ये कठोर हो जाता है, रबर कठोर हो जाता है वल्कनीकरण। रबर के बारे में अगर क्वेश्चन और पूछे कि रबर कहाँ से प्राप्त होता है, तो आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। रबर जो है ये आइसोप्रीन से प्राप्त होता है। वल्कनीकरण की अगर हम बात करें, रबर से सल्फर मिलता है, रबर में सल्फर मिलना, रबर में सल्फर का मिलना वल्कनीकरण कहलाता है। इससे रबर कठोर हो जाता है। गैल्वेनाइजेशन, आयरन पर जिंक का परत, इससे आयरन को बचाते हैं। रबर कहाँ से मिलता है? आइसोप्रीन से मिलता है। रबर कहाँ से मिलता है? आइसोप्रीन से मिलता है। क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। रबर गैल्वेनीकरण, आयरन पर जिंक का परत चढ़ता है, रबर आइसोप्रीन से मिलता है। वल्कनीकरण, रबर में सल्फर का मिलना, वल्कनीकरण रबर कठोर हो जाता है। अब जल्दी से बता दो, गैलियम हथेली पर पिघल जाता है, गैलियम जो है हथेली पर पिघल जाता है, गैलियम हथेली पर पिघल जाता है। सीजियम भी हथेली पर पिघल जाता है। सिल्वर की अगर हम बात करें, उच्च चालकता होता है, उच्च चालकता होता है। और एक चीज का और ध्यान रखना, सिल्वर पर जो परत जमता है वो होता है Ag2S का, और इसी के कारण सिल्वर काला होता है। और कॉपर पर जो परत जमता है वो होता है H2S का या Cu2O का, और इसी के कारण ये हरा होता है। जल्दी से लिख लो आंसर। गौतम जी एकदम A to Z करवा देंगे, आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, हमसे मेरी जो औकात भर है उतना तो हम जरूर करवा देंगे। गैलियम हथेली पर पिघल जाता है, सीजियम भी हथेली पर पिघल जाता है, पोटेशियम भी हथेली पर पिघल जाता है, सीजियम भी हथेली पर पिघल जाता है, अब पोटेशियम भी हथेली पर पिघल जाता है।
और एक क्वेश्चन, क्या होगा आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। चला जी क्या हो जाएगा? कहते हैं हमारे हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन का किसके साथ मिश्रण किया जाता है? निकेल और आयरन में। चला स्टेनलेस स्टील में निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला स्टील, स्टील में कठोर बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए कार्बन और जंगरोधी, जंगरोधी अगर महंगा इस्पात है तो जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग निकेल यूज करते हैं, और अगर सस्ता इस्पात है, अगर सस्ता इस्पात है तो हम लोग क्रोमियम यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा तो इसमें निकेल और क्रोमियम का हम लोग यूज करते हैं, कॉपर का यूज नहीं करते हैं। कॉपर का यूज तो एकदम नहीं करते हैं, कॉपर का यूज तो एकदम नहीं करते हैं। अब सोना का तो, स्टील में सोना कहाँ से आएगा? स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन, स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन, और जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग, जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग महंगा होगा तो निकेल और सस्ता होगा तो क्रोमियम, महंगा होगा तो निकेल और सस्ता होगा तो क्रोमियम। चला जी आप एग्जाम हॉल से आइएगा, ये नहीं कहिएगा कि नहीं फंसा, इसलिए कि अगर हम जो लिखा रहे हैं वो भी आप नोट कर रहे हैं तभी आप ही कहिएगा। क्वेश्चनवा से खाली नहीं मिला लीजिएगा, 18 दूनी 36 360 क्वेश्चन से हम जो करवा रहे हैं ना, एक क्वेश्चन पे 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, उससे लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको वो भी नोट करना होगा, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। स्टील को बेसेमराइजेशन विधि द्वारा बनाते हैं, बेसेमर विधि, बेसेमराइजेशन विधि द्वारा बनाते हैं। एगो चीज और ध्यान रखना, संपर्क विधि से, संपर्क विधि से जो है ये बनाते हैं हम लोग H2SO4। हेबर विधि से जो बनाते हैं ये बनाते हैं अमोनिया, हम हेबर विधि से बनाते हैं अमोनिया, और ओस्टवाल्ड विधि से बनाते हैं, ओस्टवाल्ड विधि से बनाते हैं HNO3, ओस्टवाल्ड विधि से बनाते हैं HNO3। फेन उत्प्लवन विधि से बनाते हैं सल्फाइड। फेन उत्प्लवन विधि का संबंध है, फेन उत्प्लवन विधि का संबंध है सल्फाइड अयस्क से, फेन उत्प्लवन विधि का संबंध है सल्फाइड अयस्क से। पिछला इतना आप एक बार देख लीजिए जो एकदम वीवीआई पूछा जाता है संपर्क विधि से H2SO4, हेबर विधि से अमोनिया, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3, फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्क। फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है, फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो उत्प्रेरक है। चला कैटलिस्ट उत्प्रेरक होता है। अरे बाप रे बाप सर, आप बेस्ट टीचर हैं, टीचर तो हैं बट आप भगवान विष्णु से कम नहीं है। उन्होंने सृष्टि बनाई और आपने हम हमारा जीवन बनाया, बनाना सिखाया है। अरे दुष्ट चुट्टा क्या बोल रहा है? हम लोग चला सिर्फ पढ़ाते हैं और आप पढ़िए। वैसे तारीफ करना अच्छी बात है, हम तो चला भी, हम जो तरह पढ़ा रहे हैं ना, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं, अब इसको भी पढ़िए, और आपके पास समय है तो और भी चीजें पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। जल्दी बताइए। संपर्क विधि से H2SO4, हेबर विधि से अमोनिया, हेबर विधि से अमोनिया, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3, फेन उत्प्लवन विधि से सल्फाइड, स्टील को कठोर बनाने के लिए कार्बन, जंगरोधी बनाने के लिए निकेल और क्रोमियम, महंगा इस्पात जैसे घड़ी वगैरह है तो निकेल, और बाल्टी वगैरह है तो क्रोमियम। आंसर। अगला प्रश्न, एक मिश्र धातु है, आहा एक हम खोज रहे थे क्वेश्चन बताने के लिए। बताइए एक मिश्र धातु क्या है? एक समांगी मिश्रण की विसमांगी मिश्रण, ए की बी की सी। जल्दी देखिए, एक मिश्र धातु की अगर हम बात करें, मिश्र धातु का एग्जांपल ले लो सोल्डर, ये पूछेगा चला सोल्डर, ये पूछेगा सीसा और टीन का मिश्रण होता है, कांसा पीतल तो एकदम याद रखना। सोल्डर की अगर हम बात करें, ये मिश्र धातु की अगर हम बात करें, ये ठोस में ठोस का, ठोस में ठोस का मिश्रण है, मिश्रण है। और बताओ आंसर इसका क्या होगा? समांगी की विसमांगी, ए की बी की सी, जल्दी बताओ। ये समांगी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है, ठोस में ठोस का मिश्रण है, और ये एक समांगी मिश्रण है, ठोस में ठोस का मिश्रण है, और ये एक समांगी मिश्रण है। और ठोस में ठोस का, सीसा भी ठोस, टीन भी ठोस, सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण है, ये मिश्र धातु है। मिश्र धातु में धातु का होना अनिवार्य है, धातु का होना
होना अनिवार्य है। एगो चीज और ध्यान रखिएगा, अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, पूछता है, होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। अमलगम में पारा होना अनिवार्य है, पारा होना अनिवार्य है, अनिवार्य। 3000 अप्रोक्स क्वेश्चन चला, हम आपको पढ़ा देंगे। 3000 पर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ये नहीं झूठे बोर्ड पर लाइन लिख देंगे। आंसर जल्दी से लिख लो। अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, धातु मिश्र धातु में धातु का होना अनिवार्य है। ये एक समांगी, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जो पूरा पूरा घुल मिल जाए। विषमांगी मिश्रण जो पूरा पूरा नए घुले मिले। चीनी पानी समांगी है, बालू पानी विषमांगी है, क्योंकि वो पूरा पूरा घुलता मिलता नहीं है। आंसर अगला 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 आंसर बता दो। यह एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, चलाइए। एक समांगी मिश्रण है, ठोस में ठोस का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। धातु का होना अनिवार्य है, अम्ल में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, और पारा में अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है, अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान क्या होगा? बताओ। जिंक, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एनोड पर होता है प्लस चार्ज, तो ई एनोड पर आएगा कौन, इस पर आएगा कौन, इस पर माइनस चार्ज वाला। और कैथोड पर होता है, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, तो आएगा इस पर कौन, आएगा इस पर कौन, आएगा इस पर कौन, प्लस चार्ज वाला। 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 ध्यान देना, एनोड पर होता है प्लस चार्ज, आएगा इस पर कौन, माइनस चार्ज वाला। कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, आएगा इस पर कौन, प्लस चार्ज वाला, प्लस चार्ज वाला। हाँ जी सुशील जी, बताइए जल्दी से। अब एनोड पर होता है, जिंक पर होता है प्लस चार्ज, Zn होता है प्लस, ये प्लस होता है तो प्लस एकरा पे होता है, तो जाएगा केकरा पर, माइनस पर। माइनस पर जाएगा मतलब कैथोड पर जाएगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी, जल्दी से बता दो। कैथोड पर निक्षेपित होगा, इस पर प्लस है, प्लस है तो इस पर किस पर जाएगा? ये माइनस पर। माइनस पर जाएगा मतलब कैथोड पर जाएगा, माइनस पर जाएगा मतलब किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। हाँ जी सुशील जी, जल्दी से बताइए। बढ़िया समझ लो, एनोड पर होता है प्लस चार्ज, ये आएगा किस पर, माइनस पर। कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, ये आएगा किस पर, प्लस पर। तो इस पर होता है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज होता है तो ये आएगा माइनस पर। माइनस पर मतलब कैथोड पर निक्षेपित होगा। आंसर जल्दी से लिख लो। तो एनोड पर प्लस होता है, उस पर आएगा माइनस। कैथोड पर होता है माइनस, उस पर आएगा प्लस। लड़का लड़की की तरफ जाएगा, लड़की लड़का की तरफ जाएगा, यही ना होता है हो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, मिश्र धातु, धातु में धातु, आहा, या और मिश्र धातु देखो क्या होता है। मिश्र धातु होता है, ये धातु पहले से है, इसमें हम लोग या तो धातु मिला दें या अधातु मिला दें, या अधातु मिला दें, तो इसको, इस पूरे को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु में ये नहीं है कि धातु में धातु, मिश्र धातु, धातु में धातु या अधातु कुछ भी मिला दीजिए। धातु में धातु या अधातु कुछ भी मिला दीजिए तो वो मिश्र धातु हो जाएगा। मिश्र धातु एक धातु का, एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। सही बात, देखो पूरा बात ही खोल के रख दिया क्वेश्चन में। हम बोले थे टॉपिक वाइज करवा देंगे, टॉपिक वाइज है। कहते हैं मिश्र धातु, धातु का एक धातु अथवा अधातु, धातु का एक धातु अथवा अधातु में समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखता है? कौन रखता है, जल्दी बता। ए की बी की सी की डी, जल्दी बता। पिछला एक के वो स्टील है जो कार्बन रखता है, और कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, चला अधातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन क्या है, चला अधातु है। नोट करते जाइए, चला बोर्ड पीडीएफ हम दे देंगे तो आप पढ़िएगा नहीं, नोट करते जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चे चला नोट्स बना रहे हैं? कृपया 8 टाइप करें। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं 8 टाइप करें। जो एकदम खाली देख रहे हैं, आज देखे कल नहीं देखे, परसों देखे तरसों नहीं देखे, वो 9 टाइप कर दीजिए।
आंसर बता। विद्युत तारों में विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ का एक परत होता है, सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला वह पदार्थ क्या है? जल्दी से बताओ। ए की बी की सी, जल्दी बता आंसर क्या होगा, जल्दी बता। देखो पीवीसी, जिसको हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। विद्युत तार विद्युत रोधी पदार्थ जो होता है, तार है, इसके ऊपर जो कवर होता है वो पीवीसी का कवर होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर का फॉर्मूला एसेट होता है, इसको हम लोग गंधक भी कहते हैं और इसका उपयोग मलहम बनाने में करते हैं, मलहम बनाने में करते हैं। पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कुचालक पदार्थ है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अबरक, अबरक जो है ये इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयोग किया जाता है। अबरक जो है चला, ये इलेक्ट्रिक आयरन में, अबरक इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयोग किया जाता है। अबरक इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयोग किया जाता है, ये उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। अबरक इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयोग किया जाता है, ये उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। अबरक इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयोग किया जाता है, ये उष्मा का सुचालक और विद्युत का क्या है? कुचालक है। अबरक इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयोग किया जाता है, ये उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। हो गया। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। सल्फर की अगर हम बात करें, एसिड गंधक मलहम में इसका प्रयोग किया जाता है और आंसर हो जाएगा इसका पीवीसी। पीवीसी अबरक इलेक्ट्रिक आयरन में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? ये विद्युत का उत्तम चालक है, ये विद्युत का अल्प चालक है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, ये तो 100% सही है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। कौन सा कथन सही है? क्या होगा आंसर बताओ। ए की बी की सी की डी, जल्दी बता। एक तो ये चला कहता है कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। एक मिनट, एक मिनट। ये चला प्रबल, प्रबल नहीं, कहते हैं इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। प्रबल आकर्षण बल होता है चला आयनिक यौगिक के बीच, इसीलिए उसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, तो ई नहीं होगा। उसके बाद ये विद्युत के अल्प चालक है, अब विद्युत के उत्तम चालक है, ये भी हो जाएगा आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक जो है ये विद्युत के उत्तम चालक है, आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक है। अब देखो इसको हम क्लियर कर देते हैं, तो थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं आपको, न तो गड़बड़ा जाइएगा। हम तब ये सोच रहे थे कि इसको पढ़ा दिया जाए। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, एक होता है आयनिक यौगिक। कार्बन नो डाउट मजबूत बंधन बनाता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक की अगर बात करोगे, ये कमजोर बंधन बनाता है, कमजोर बंधन बनाता है। इचला मजबूत बंधन बनाता है, मजबूत बंधन बनाता है। इसका एग्जांपल ले लो, एगो NaCl के बारे में पूछेगा ना, तो यही बात सब लागू हो जाएगा। CH4 के बारे में पूछेगा, मीथेन, ये कार्बनिक है, NaCl ये आयनिक है। इसकी अगर हम बात करें, इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक गलनांक, क्वथनांक और गलनांक जो होता है चला महा भी आए उच्च होता है। चला सिर्फ कंटेंट ही आपको आपकी दुनिया से ऊपर लेकर जा सकता है, फालतू की बात आपको आपकी दुनिया कभी नहीं बदल पाएगा। क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में नमक जो होता है ये कुचालक होता है, और द्रव अवस्था में जो होता है, द्रव अवस्था में जो होता है ये सुचालक होता है, सुचालक होता है। जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, और कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है, और कार्बनिक घोलक में, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होता है, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील। ये चूल्हा कमजोर बंधन होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। क्वथनांक और गलनांक जो होता है इसका निम्न होता है। ये अल्प चालन करता है, 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 और ये प्रबल चालक है। इचला पूछेगा, यहां से झोल है,
हाँ, आयनिक मजबूत होता है, वेरी गुड। आयनिक बंध सहसंयोजक बंध, वेरी गुड। ये कार्बनिक हो गया मतलब सहसंयोजक हो गया, और ये आयनिक बंधन हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, संजय कुमार सिंह जी, जल्दी बताइए, जल्दी से लिख लीजिए। आपकी सेवा में उपलब्ध है। ये मजबूत बंधन क्वथनांक और गलनांक इसका उच्च होता है, ठोस अवस्था में कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक, जल में घुलनशील, कार्बनिक में अघुलनशील। इसका कमजोर बंधन क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है, अल्प चालन करता है ये, और ये आयनिक बंधन प्रबल चालन करता है। जल्दी लिखाइए। गुरुजी चरण पर फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं, आपके सभी वीडियोस रिकॉर्डेड देखते हैं, आपके क्लास का काफी मोटिवेट होते हैं, और कुछ रिवीजन होता है गुरुजी, वेरी गुड, काफी कुछ रिवीजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए चला जी, हम भी इसी के लिए मेहनत करते हैं कि आप थैंक यू बोले हमको। चलिए जल्दी से आ जाइए, और जल्दी से चला जी बता दीजिए आंसर क्या होगा। चला, पैसे, शिक्षक के लिए सब कुछ पैसा नहीं होता है, पैसा जीवन जीने का एक तरीका है, उसमें जरूरत पड़ती है उसकी, बाकी पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप भी शिक्षक बनिएगा तो आपको भी कुछ पैसे की जरूरत होगी, जिससे आप अपने जीवन को चला पाइएगा। वैसे ही हम लोग का भी है, बस फर्क इतना है मेरे दोस्त कि आजकल का शिक्षा एक व्यवसाय बन चुका है, और पहले की शिक्षा ऐसी नहीं होती थी, तो वो लोग जंगल वंगल में रहते थे तो काम चल जाता था। अभी तो समझिए 350 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी देनी होती है। अगला प्रश्न बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। एक तो ये अणु मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं, कमजोर आकर्षण बल, ये अल्प चालक होते हैं। 2 और 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका बकमिनिस्टर फुलरीन, कार्बन का अपर रूप है। चला, कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है कार्बन 60, जिसको हम लोग फुलरीन के नाम से जानते हैं, और इसका शेप फुटबॉल के आकार का होता है। इसका शेप जो होता है चला जी, ये फुटबॉल के आकार का होता है, इसका शेप फुटबॉल के आकार का होता है। सल्फर की अगर हम बात करें, एसेट, सबको पता है, फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं, फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं, फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं। टीन, टीन की अगर हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन पूछता है अभिक्रियाशीलता के बारे में। अभिक्रियाशीलता जो होता है ये टीन का कम होता है और जिंक का ज्यादा होता है, इसलिए जिंक का बर्तन हम लोग टीन का यूज करते हैं। खाने वाला बर्तन जो है, खाने वाला बर्तन, खाने वाला बर्तन जो होता है, खाने वाला बर्तन जो होता है वो टीन का होता है, क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील है। खाने वाला बर्तन जो होता है वो टीन का होता है, क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील है। खाने वाला बर्तन टीन का होता है। आपका पेट निकल रहा है, नहीं चला, हमारा पेट नहीं निकल रहा है। खाने वाला बर्तन टीन का होता है, क्योंकि टीन कम अभिक्रियाशील है और जिंक का नहीं होता है। जल्दी बताओ, जल्दी बता, आंसर हो जाएगा। चला, बकमिनिस्टर फुलरीन, ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन 60 बोलते हैं इसको, फुलरीन बोलते हैं, फुटबॉल के आकार का होता है। फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं। अभिक्रियाशीलता टीन की कम होती है और जिंक की ज्यादा होती है। अगला, पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक तेल हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देता है, यह उदाहरण किसका है? जल्दी बता, ये उदाहरण किसका है? पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक, बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? पिछला होता क्या है, इसमें असंतृप्त वसा, जैसे मान लो C2H2 है, इसमें हाइड्रोजन जुट गया, आई C2H4 बना देता है, इसमें ये जुड़ता है और जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाता है, AB से जुड़कर AB बना देता है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करना, और यह अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, याद रखना, हाइड्रोजनीकरण निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। सब एनसीईआरटी का सवाल है, एक भी चला हम फालतू आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो हो गया, चला ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया दहन, जंग लगना, ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। पूछता है दहन और जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। संकलन अभिक्रिया इसलिए है, चला अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा ना तो संकलन है, एक लाइन में समझ लीजिए। ऑक्सीकरण हो जाएगा दहन और जंग लगना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहते हैं कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक
4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। चारों बंधन के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा? देखो, कार्बन होता है 6 और 6 में होता है 2 4 2 4, और अब ये अगर 4 बंधन और बना लेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा तो 2 8 हो गया, 2 8 होता है 10, और 10 होता है किसका? नियोन का। देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है कार्बन 4 और बंधन बनाने के बाद किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है? तो 4 ई 2 4 होवे करता है, आज 4 और बंधाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 2 8 कितना हो जाएगा? 10, और 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है? नियोन का। आंसर 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है? नियोन का। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। कार्बन 6 होता है 2 4 4, और 4 को और बंधन बनाया 8, तो 2 8 कितना हो गया? 10, 2 8 क्या हो गया? 10। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज एल्काइन के समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य। देखो चला, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n -2, एल्केन एल्कीन एल्काइन। इसका n बराबर जब 1 रखोगे ना तो ये हो जाएगा C 1, और 2 का 2 में से 2 गया 0, तो खाली C आएगा, ये प्रथम सदस्य नहीं होगा। n बराबर 2 रखोगे C2H, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, C2H2 हो जाएगा, C2H2 हो गया 2, यानी ईथ। एल्काइन है तो इथाइन, इथाइन इसका पहला सदस्य है। आंसर इथाइन इसका पहला सदस्य है। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको चला पढ़ लीजिएगा। CnH2n -2 है फॉर्मूला एल्काइन का। एल्केन का होता है CnH2n +2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n -2। देख लो, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n +2, CnH2n +2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n -2। और जब n का मान 1 देंगे तो ई 1 हो जाएगा, ई 2 का 2 में से 2 गया, ई 0 हो जाएगा, ई तो होगा नहीं। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? सेट 6 का पीडीएफ नहीं डला है भाई, सेट 6 का पीडीएफ डलवा दीजिए। आंसर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से लिख लीजिए। एल्केन CnH2n +2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n -2। अच्छा चला जी, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों को, हमको ये बताइए चला जी, जिन लोगों को चला क्लास अच्छा लगा एक बार लव यू माँ टाइप कर दीजिए, एक बार माँ जी को लव यू कह दीजिए, या लव यू सिर्फ टाइप कर दीजिए। चलिए, आप कहिएगा इमोशनल ब्लैकमेल करता है मास्टर टाइप करवाने के चक्कर में, नहीं, एक बार लव यू हो जाए। चला, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लव यू, नहीं तो हेट यू।